राम मंदिर पर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए 2019 में भी बहुत सारे लोग जो याद करते हैं वो ये कहते हैं कि 2019 के जनवरी महीने तक बीजेपी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद पुलवामा का एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से लोगों में एक जबरदस्त जागृति आ गई। इस बार राम मंदिर को लेकर लोगों को ऐसा लगता था कि राम मंदिर से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन राम मंदिर जो है वो बहुत जल्दी पीक कर गया और अब लोग राम मंदिर को भूलने लगे हैं, जिसकी वजह से फिर से बीजेपी वहीं आ गई है जहां आपका ग्राफ जहां जनवरी में था। देखिए सुधीर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक पुलवामा का सवाल है, ये पुलवामा का अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। चुनाव का समय था, हमने कोई उसको चुनाव से जोड़ा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जिम्मेवारी थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वह मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो चुनाव के कारण नहीं दिया गया जवाब, वो जवाब राष्ट्रहित में दिया गया, नेशनल इंटरेस्ट में दिया गया। इसलिए हम चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे राम मंदिर की घटना का प्राण प्रतिष्ठा हो, हम इसको चुनाव से नहीं जोड़ते। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, पुलवामा हमारे लिए राष्ट्रीय जिम्मेवारी थी जो हमने निभाई, चुनाव के लिए नहीं किया था, और हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है और हमारे आस्था के विषय में राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और ये न्यास ने तय किया, डेट भी न्यास ने तय की, हम उसमें शामिल हुए और उसका फायदा बीजेपी को मिले, ये हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं है। ये हमारी संस्कृति से, करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। यह जरूर बात है कि उसका भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। वो जितना आता है वो ठीक है, हम उससे संतुष्ट हैं, हम उसके लिए कोई प्रयासरत नहीं है, कोई हम उसके लिए लगे नहीं हैं। ये हमारे लिए राष्ट्रीयता का, भारतीय संस्कृति का, हमारी राम आस्था का विषय था और उस विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं। अगर विपक्ष के पूरे पिच को हम देखें तो विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है ये, और उसमें उन्होंने अलग अलग आपके ऊपर आरोप भी लगाए हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि अब बीजेपी का भी एक कांग्रेसीकरण हो गया है और सत्ता में रहने के लिए जितने समझौते करने पड़ते हैं सिद्धांतों के साथ, अलग अलग लोगों से हाथ मिलाने को लेकर, वो सारे समझौते अपने सिद्धांतों के साथ बीजेपी भी वैसे ही कर रही है जैसे कांग्रेस करती थी? उदाहरण के तौर पर अगर कोई भ्रष्ट नेता है तो उसके साथ आप हाथ भी मिला रहे हैं, उसे पार्टी में भी शामिल कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी को तोड़ने की बात आती है तो उसको तोड़ भी रहे हैं। ईडी सीबीआई को लेकर भी आरोप लगी रहे हैं कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये सब आपके खिलाफ जा रहा है? पहला विषय शायद आपने कहा कि हम डिक्टेटरशिप, ये क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ। और तानाशाही है। हाँ, ऐसा है कि लोकतंत्र भारत में कभी खत्म ना होगा, न होने की स्थिति आएगी, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हमेशा मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और हम लोगों ने लोकतंत्र को हमेशा अच्छे स्पिरिट में लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप बताइए, हम लोगों ने कहीं राष्ट्रपति शासन सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं लगाया हो? कहीं हम लोगों ने किसी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया हो? दिक्कत ये आ रही है कि विपक्ष की अपनी एग्जिस्टेंस को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है, अपनी एग्जिस्टेंस को खतरा है। मैंने उनको कई बार कहा कि आपको अगर विपक्ष करना नहीं आता तो हमसे थोड़ा हम ट्यूटरिंग कर देंगे आपकी। इस तरीके से चलता नहीं है, आप धीरे धीरे और कमजोर होंगे। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा आरोप लगा कि सारी पार्टियां, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। अब मैंने उसका एक रीजन भी दिया, मैंने तो आपके चैनल पर भी आकर के उसका जवाब दिया था कि क्यों खत्म होंगी। इसलिए क्योंकि आप जिस रास्ते जा रहे हो उसमें आपको दुर्बल होना लिखा हुआ है। तो इसमें किसी और की एग्जिस्टेंस, कोई डेमोक्रेसी चैलेंज में नहीं आती, कोई डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। आपके अस्तित्व को, आपकी पार्टी के अस्तित्व को खतरा है, और अब पार्टी को भी खतरा नहीं रह गया है, अब तो पार्टी के परिवारों को खतरा, के अस्तित्व को खतरा आ गया है। पर इसमें भी देखिए वही डबल स्टैंडर्ड्स की बात मैं आगे पूरा कर देता हूं। फिर आपने दूसरी बात कही कि आप सबको ले लेते हो और समझौता कर लेते हो। ऐसा नहीं है। हम पार्टी के अंदर हम लोगों ने तय किया हुआ है कि
कोई भी कितना बड़ा हो, कोई भी कैसा भी हो, कानून अपना काम करेगी, उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग काम करना चाहते हैं, आते हैं तो वेलकम है उनको, लेकिन उनके चलते कोई हमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो, कोई हमने उनको रियायत दी हो, कोई हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा उनकी केयर किया हो। आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं एक अखबार की। सिंस 2014 25 ऑपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब क्रॉस्ड ओवर टू बीजेपी, 23 ऑफ देम गॉट रिप्राइव। मतलब 25 ऐसे आपके पास नाम लिख करके दीजिए ना जी। ये इंडियन एक्सप्रेस का, हाँ मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था जी। और मैं तो आपसे सुनना चाहता था। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये तो कहते ही हैं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, लॉ एजेंसीज और कानून ये अपना काम करेगा, इसका जवाब भी कानून के लोग ही देंगे। कौन किस कारण से गया, कौन किस कारण से उसको रियायत मिली, इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कभी नहीं पड़ती है, किसी को कोई रियायत देने का काम नहीं करती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, आपके ब्लैक एंड व्हाइट चैनल में बोलना चाहता हूं। और ये ठीक है, कई लोगों को बेल मिल जाती है, कई लोगों को फिर वो चुनावी बॉन्ड भी खरीद लेते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे आता है, जनता कैसे देखती है। देखिए चुनावी बॉन्ड का मैं जवाब अलग से दूंगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो मैं इसी में आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात कि चुनावी बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, सभी दलों ने सराहा, सभी दलों को ऑन रिकॉर्ड है, सब लोगों ने इसको सराहा, वेरी गुड, ब्लैक मनी को कम होगा, व्हाइट मनी आएगी और इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सब लोगों के वक्तव्य आए। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड 70 साल से आप इलेक्शंस किस हालत में हो रहे होंगे इसको तो आप इमेजिन कीजिए। जो बॉन्ड में लोगों ने चंदा दिया है, ये ब्लैक में आता था, कैसा देश चलता होगा, किस तरीके का चुनाव होता होगा। आज इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को पता तो चला कि किसने किसको कितना पैसा दिया, किसको कितनी आमदनी हुई। और आप सबके ध्यान में आया होगा, हमारे गृह मंत्री जी ने आपके चैनल पर ही आंकड़ों सहित बता दिया आपको कि 35% के आसपास हमारे पास है, 65%। और जो पार्टियां, कोई स्टेट चलाता है, कोई छोटी स्टेट चलाता है, कोई बड़ी स्टेट चलाता है, उनको बड़े बड़े डोनेशंस मिले हैं। और हमारी पार्टी जिसके 303 अभी निवर्तमान संसद में लोकसभा के सदस्य थे, उसको उसके एवज में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं भी कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, जिन 30 कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, उन 30 कंपनियों ने कुल मिलाकर 335 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए, 335 करोड़ के। फिर देखिए, अगर मेरी जांच चल रही है और मैं गिरफ्तार हो गया, तो मैं बीजेपी के चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदूंगा? ये रीजन समझ में नहीं आया। इन 30 कंपनियों में से जिन लोगों के खिलाफ एक्शन चल रहा है वो 16 कंपनियां हैं, और उन 16 कंपनियों ने 65% ऑपोजिशन पार्टीज को दिया। बिल्कुल, मैंने मान लिया ऑपोजिशन पार्टी को। दूसरी बात, मैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टाइम होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी आरोपी कंपनी या आरोपी व्यक्ति बॉन्ड क्यों खरीदेगा? मतलब उसकी मंशा क्या है? क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है? ऐसा है, मैं क्या वो आइडियोलॉजी की विचारधारा? दोनों चीजें अलग अलग है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोग पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं चुनाव की दृष्टि से, हमको भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, ताकि फायदा मिले, जो भी हो जिस तरीके से। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते किसी को कोई रियायत मिली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हम बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, आपको अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि आज आप इस डिस्कशन पर इसलिए आए क्योंकि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के कार्यक्रम को शुरू किया, और हमारे भी ध्यान में आता है चीजों में सुधार होने की जरूरत है और उसमें उसको परिष्कृत करने की जरूरत है। वन स्टेप फॉरवर्ड, वील गो वन स्टेप फॉरवर्ड। जो आप कह रहे हैं इसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये आप अप्रिशिएट कीजिए ना कि 70 साल क्या हो रहा होगा,
70 ईयर्स तक क्या चल रहा होगा जो आप 350 के एक अबाउट बता रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए इस तरीके से ब्लैक मनी के तरीके से भारत के इकोनॉमी में आए होंगे। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको उल्टी पड़ेगी? उसका नुकसान, फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है ग्राउंड पर? देखिए, हम कभी इस दृष्टि से देखते ही नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होगा, यह थंब रूल है जी। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है और इसके कारण से जो एक्शन हो रहा है वह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रहा है और उनको सारी की सारी छूट है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट्स के माध्यम से पूरी उनको सहायता दी जाए, पूरी रियायत मिले, जो भी रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से मिले। कोर्ट ने उनको कह दिया कि कोर्ट्स डू नॉट वर्क फंक्शन ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, ऑन पॉलिटिकल रीजंस, ये ऑब्जर्वेशंस दे दिए। तो वो जो गए हैं वो हमारे कारण नहीं गए हैं, अपने कर्मों के कारण गए। पॉलिटिक्स में हम सब लोगों को ये कोई चुनाव देख करके डाला गया ऐसा भी नहीं है। उन्होंने खुद वो तो 9 समन्स उन्होंने इग्नोर किए हैं। तो ये टाइमिंग ऐसी आई कि इलेक्शन के टाइम पर आ गया और इलेक्शन के टाइम पर वो जेल में है। लेकिन उनको कोई सिंपैथी, वो प्रयास करेंगे सिंपैथी लेने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन सब चीजों को किस तरीके से जमीन पर न्यूट्रलाइज भी करना, और ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि उनको कोई सिंपैथी मिल रही है। जो उनके वोट है वो उनके वोट हैं, वो उसको उनके पास रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 50% अबव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट है और वो हमारे को मिल रहा है। ये आपकी अध्यक्षता में आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद आपने अपनी पारी के बारे में क्या सोचा है? नहीं, मैं अपने बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के कार्य में जुटा रहता हूँ। तो इसलिए जो नई जिम्मेवारी मिलेगी उस नई जिम्मेवारी में सुधीर जी हम चलेंगे। दूसरी बात कि हम किसी भी जिम्मेवारी में रहें, पार्टी मेरा फर्स्ट लव है, पहला काम पार्टी के लिए। मैं सरकार में था तब भी मैं हर चुनाव में किसी न किसी प्रदेश का चुनाव प्रभारी रहा, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो। तो सरकार में था तब भी मैं काम करता रहा, अब तो पार्टी का अध्यक्ष हूं और काम कर रहा हूं। इसके बाद जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको मैं निभाऊंगा और पार्टी की सेवा में पूरी ताकत से लगा रहूंगा, पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहूंगा। एक पार्टी पर अभी ये भी आरोप लग रहा है कि पार्टी में एक सत्ता का अहंकार है। देखिए, अगर आप 10 वर्ष सत्ता में रहते हैं तो अहंकार आ ही जाता है, किसी में भी आ जाता है। आपको भी ऐसा लगता है कि एक अहंकार जैसी कोई बात आ गई है सत्ता में रहने के कारण, या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई है, या जिसको हम कई बार लोग तानाशाही भी कहते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। कुछ व्यक्तियों के दृष्टि से कभी आप इस तरीके का कोई व्यवहार हो गया होगा जिसके कारण से कोई आप कह सकते हैं कि अहंकार होता हो। पार्टी के अंदर हम लोग न कॉम्प्लेसेंट हैं, न हम कहीं अहंकार से ग्रसित हैं, न ही हम ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित हैं। हम धरती को के साथ कनेक्ट बना करके भारत की जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का काम हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। लोगों को समय समय पर आगाह करना, चेताना, पार्टी के अंदर भी ये इंटरनल प्रोसेस चलता रहता है। तो निश्चित रूप से आप एक भूमिका में रहते हैं तो उसको रिवाइटलाइज करने की आवश्यकता होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि रिवाइटलाइज नहीं करना की जरूरत है, वो है, हम उसको करते रहते हैं और सभी लोग एक अच्छी मंशा के साथ भारत के जनता की सेवा में जुटे हैं।